Hello, hello students. I hope you are all in good physical and mental health. आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत साई तथा साई स्क्वायर का महत्व आपको समझाएंगे। पहले साई के बारे में जानते हैं। साई का मान किसी निश्चित बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। साई इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। साई एक आयाम फलन है। साई इज़ एन एम्पलीट्यूड फंक्शन जिसका मान श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर प्राप्त होता है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि साई इज़ एन एम्पलीट्यूड फंक्शन हुज वैल्यू इज़ ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसका मान, क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन है भाई, तो इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या काल्पनिक कुछ भी हो सकता है। इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और इवन इमेजिनरी। इमेजिनरी वैल्यूज़ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे जिनमें आयोटा टर्म आती है। आयोटा मीन्स -1 का अंडर रूट। -1 का अंडर रूट कुछ नहीं होता, इसलिए उसको इमेजिनरी बोलते हैं। ओके, अब दूसरे स्टेप में हम साई स्क्वायर की सार्थकता को समझा रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ साई। साई स्क्वायर का मान किसी एक बिंदु पर पाए जाने की प्रायिकता कहलाती है। देखिए, वहाँ पे हमने दर्शाता शब्द इस्तेमाल किया था कि क्योंकि मिलेगा तो वो साई स्क्वायर की वैल्यू नेचुरल साई से ही मिलेगी, इसलिए एक्चुअल वैल्यू जो है साई स्क्वायर ही होती है किसी पॉइंट को पाए जाने की। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है डेफिनेशन में कि साई स्क्वायर का मान किसी एक बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कहलाती है। साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। यदि साई का मान नेगेटिव है तो भी साई स्क्वायर का मान पॉजिटिव होता है, आप ये जानते हैं। इवन इफ साई इज नेगेटिव देन साई स्क्वायर विल बी पॉजिटिव बिकॉज, क्योंकि कण के पाए जाने की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कैन नॉट बी नेगेटिव। आइदर पार्टिकल विल नॉट बी देयर, देन प्रोबेबिलिटी विल बी ज़ीरो, और इट्स प्रोबेबिलिटी हैज़ टू बी पॉजिटिव। इसलिए साई स्क्वायर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि नेगेटिव हो तब भी ये पॉजिटिव हो जाए। अतः साई की अपेक्षा साई स्क्वायर अधिक महत्वपूर्ण होता है। दूसरे, आप स्टूडेंट जानते होंगे कि साई एक एम्पलीट्यूड है और ऑप्टिक्स में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता को बताता है। इसलिए यहाँ पर भी साई स्क्वायर का अर्थ इलेक्ट्रॉन की तीव्रता या उसकी प्रायिकता को दर्शाता है, इसलिए साई स्क्वायर का महत्व अधिक होता है। यदि साई का मान काल्पनिक है तो साई स्क्वायर की बजाय साई स्टार का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों साई स्क्वायर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? क्योंकि साई यदि काल्पनिक है तो उसका स्क्वायर भी काल्पनिक रहेगा। अब पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के या किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता ना तो काल्पनिक हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। तो साई स्क्वायर की बजाय हम इस्तेमाल करेंगे, एक नई टर्म है साई स्टार। ये आपने पढ़ा होगा। साई स्टार को यहाँ पे साई का संयुग्मी सम्मिश्र कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसको हम कहेंगे। अब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे कि साई में जहाँ जहाँ आई आ रहा है साई स्टार में वहाँ वो -i से रिप्लेस हो जाता है। तो साई स्टार की वैल्यू उस केस में रियल होगी या धनात्मक होगी। यदि साई में कोई आयोटा टर्म नहीं है तो साई स्टार या साई स्क्वायर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। जो साई है वही साई स्टार रहेगा, तो साई स्टार और साई स्क्वायर में कोई अंतर नहीं होगा। ओके, तो हमने ये देखा कि साई स्क्वायर is more important. Sometimes साई स्टार will also be used if साई is positive. If साई is imaginary. तो ये किसी पॉइंट पर पाए जाने की प्रायिकता होती है। अब हम एक आयतन अवयव में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो किसी आयतन अवयव डी टाउ में कण के पाए जाने की प्रायिकता को हम अब क्या लिख सकते हैं? अब साई स्क्वायर डी टाउ लिख सकते हैं, या जैसे मैंने बताया साई स्टार डी टाउ भी लिख सकते हैं। तथा यदि एक विमा x दिशा में यदि हमने इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का डिस्कशन करना है तो इसका मान साई स्क्वायर dx या फिर अगेन
साई स्टार डी एक्स हो जाएगा। इसी तरह से वाई दिशा में साई स्क्वायर डी वाई, जेड दिशा में साई स्क्वायर डी जेड, ये हो जाता है एक दिशा में। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट साई एंड साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर के बारे में ये बात हो गई। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रसामान्यीकृत तरंग फलन। पहले हमने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था आपको कि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन में प्रसामान्यीकृत होना जरूरी होता है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई तरंग फलन इस प्रकार से है कि यहाँ इंटीग्रेशन लिया गया है फ्रॉम द लिमिट -∞ टू +∞। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ये -∞ से +∞ का मतलब ये है कि लोअर लिमिट मिनिमम लेनी है और हायर लिमिट मैक्सिमम लेनी है। चाहे वो 0 से 10 ही हो, चाहे 0 से a हो, वो एक अलग बात है। सो दैट शुड बी क्लियर। साई स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू 1 है। यदि एक दिशा में है तो नेचुरल हम इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, तो इसलिए साई स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा। और यदि आयतन अवयव के लिए लिया गया है तो उस केस में इसका मान इसका मान 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं आया, देखिए -∞, 0 से इन्फिनिटी साई स्क्वायर डी टाउ होगा। डी टाउ यहाँ पे आयतन अवयव है। अगेन मैंने आपको बता रखा है कि यदि साई इमेजिनरी है तो साई स्क्वायर की जगह साई स्टार लिख सकते हैं। यहाँ पे लोअर लिमिट 0 लिख रखी है, समझना ज़्यादा कठिन नहीं होगा क्योंकि आयतन नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मिनिमम लिमिट 0 ही मिलेगी आपको। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, जिसमें इसका इंटीग्रेशन ओवर द गिवन लिमिट इज इक्वल टू 1। दूसरा जो टर्म है लंबकोणीय तरंग फलन, इसको इंग्लिश में ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन के लिए हमें 2 वेव फंक्शन को एक साथ ही लेना होगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं। यदि साई आई व साई जे किसी निकाय के 2 तरंग फलन हैं, क्योंकि आप जानते हो कि साई की वैल्यू क्या ही हो सकती है सॉल्व करने पर, तो उनमें से कोई 2 ले लिए, साई आई व साई जे। तो ये तरंग फलन लंबकोणीय होने पर निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। शर्त क्या है? साई आई साई जे डी टाउ इज इक्वल टू 0 फॉर द एंटायर रेंज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। और यदि एक विमा है तो आप जानते हैं कि -∞ से +∞ भी लिया जा सकता है, उसमें x ले ली गई है। साई आई साई जे डी एक्स -∞ टू +∞, इसका मान 0 होगा। यदि ऐसा है तभी ये ऑर्थोगोनल होंगे। अब हम आते हैं संकारक। संकारक का मतलब ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या होता है? जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ऑपरेट करने वाला। यह एक गणितीय संकेत या संदेश होता है जो कि एक तरंग फलन पर लागू होने पर नया तरंग फलन उत्पन्न कर देता है। वेरी सिंपल, इट इज ए मैथमेटिकल कमांड यू कैन से इट, और मैसेज विच कन्वर्ट्स वन वेव फंक्शन इनटू अनदर वेव फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर fx को x का फलन लिया गया है और उस पर a संकारक या ऑपरेटर लागू किया गया है, तो वो gx का मतलब अनदर फंक्शन ऑफ x gx जिसे लिखा गया उसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा? a हमारा ऑपरेटर हो गया और fx क्या था? ये फलन था। जैसे उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। d अपॉन dx एक्स क्यूब, ये क्या होता है? आप जानते होंगे ये एक्स स्क्वायर होता है। अब एक्स स्क्वायर भी एक्स का फलन है, तो एक्स स्क्वायर तो जी एक्स की जगह पे हो गया और एक्स क्यूब एफ एक्स की जगह पे हो गया है ये, और डी बाई डी एक्स ये हमारा ऑपरेटर हो गया। तो ये ए हो गया डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब एफ एक्स की जगह पे हो गया, और
जी एक्स की जगह पे हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये डिफरेंशियल जो ऑपरेटर था उसने एक फंक्शन एक्स क्यूब को दूसरे फंक्शन एक्स स्क्वायर में ला के रख दिया। तो यही हमने परिभाषा में आपको बताया था कि वो मैथमेटिकल संदेश जो किसी एक फलन को दूसरे फलन में कन्वर्ट करके रखे वो संकारक कहलाता है। या तो यहाँ डी बाई डी एक्स एक संकारक है। सिंपल। आई होप यू हैव फॉलोड ऑल दिस। इनके कुछ मैथमेटिक्स हैं बहुत सिंपल से। पहला है योगात्मक व ऋणात्मक गुण, इसको एक साथ ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई एफ एक्स आपका फलन है, उस पर ए प्लस बी दो ऑपरेटर का योग ऑपरेट कर रहा है, तो उसकी जो वैल्यू होगी आप इंडिविजुअली लिख सकते हो। एफ एक्स पर ए को ऑपरेट किया गया प्लस एफ एक्स को के ऊपर बी को भी ऑपरेट कर दिया गया, तो जो इनके रिजल्ट होंगे सम के वही ओवरऑल ए प्लस बी का रिजल्ट भी होगा एफ एक्स पर। इसी तरह से ए माइनस बी ऑपरेटर हैं, उनका ओवरऑल रिजल्ट एफ एक्स पर लागू होने पर वो किसके बराबर हो जाएगा? यदि एफ एक्स पर ए लागू किया जाए, ऑपरेट किया जाए, उसका रिजल्ट माइनस उसी एफ एक्स पर बी को ऑपरेट किया जाए, उसका रिजल्ट उसका होगा। ये तो सिंपल था। संकारकों का गुणनफल। गुणनफल देखिए किस तरह से करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ये जो कैप जो पहना रखी है ए के ऊपर, ये ऑपरेटर का एक सिंबल ही होता है वेक्टर के लिए। ए डॉट बी एफ एक्स, इसका मतलब ये है कि एफ एक्स पर यदि ए और बी के मल्टीपल का ऑपरेशन किया जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो आप इस तरह से निकालोगे कि पहले एफ एक्स पर बी को ऑपरेट किया जाएगा, जिसको करली ब्रैकेट में दिखा रखा है हमने। जो भी रिजल्ट आए बी एफ एक्स का, अर्थात जी एक्स आ गया सपोज, उस पर फिर ए को ऑपरेट करना है आपको। मतलब ये दाईं से बाएं चलेगा। आर यू गेटिंग दिस? आई होप यू आर। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इसी से लिंक्ड है ऑपरेट मल्टीपल गुणनफल से। थर्ड जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। दो संकारक क्रम विनिमयन होते हैं यदि वे निम्न शर्तों को पूरा करें। वो शर्त क्या है? ए डॉट बी, अर्थात ए और बी का मल्टीपल का जो ओवरऑल है एफ एक्स पर जब लागू करने पर इसका जो रिजल्ट है वो वही आए जो बी डॉट ए एफ एक्स हो। अर्थात आप जानते हो ए जब हम लिखते हैं कि ए डॉट बी एफ एक्स का मतलब होता है पहले एफ एक्स पर बी को अप्लाई करना है, जो रिजल्ट आए उसको उस पर ए को अप्लाई करना है। जबकि जो राइट हैंड साइड में हमने जो लिखा है वो बी ए एफ एक्स लिखा है, अर्थात पहले आपको एफ एक्स पर ए पर अप्लाई करना है, एफ एक्स के ऊपर ए को अप्लाई करना है, और जो भी रिजल्ट आए उस पर फिर बी को अप्लाई करना है। यदि दोनों के रिजल्ट एक जैसे आते हैं तभी हम ए और बी को क्रम विनिमयन कहेंगे। यदि दोनों के रिजल्ट एक जैसे नहीं आते हैं तो वो ए और बी वेक्टर या ऑपरेटर्स क्रम विनिमयन नहीं हैं। यदि ये क्रम विनिमय हैं तो ए बी माइनस बी ए और जो एफ एक्स है इनका वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के वैल्यू एक जैसे हैं इसलिए। चौथा जो पॉइंट है, यदि वो है ये है इसके अलजेब्रा में, कोई संकारक रेखीय संकारक कहलाता है यदि यह निम्न शर्त को पूरा करता है। ये तो सिंपल है। कोई ऑपरेटर ए है, यदि वो एफ एक्स प्लस जी वाई इन दो फलनों के जोड़ पर लागू हो कराना है तो यदि ये रेखीय संकारक है, जैसा कि क्वांटम मैकेनिक्स में सभी होते हैं, तो ये शर्त पूरी करेगा कि एफ एक्स के ऊपर ए को अप्लाई करिए और जी वाई के ऊपर भी ए को अप्लाई करिए, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो इन दोनों के बराबर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर को इंग्लिश में हम इस तरह से लिखते हैं HERMITIAN, हर्मिशियन ऑपरेटर। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख लीजिए, हर्मिशियन ऑपरेटर। अब देखिए ये हर्मिशियन ऑपरेटर का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कोई संकारक हर्मिशियन संकारक तब कहलाता है जब यह निम्न शर्त को पूरा करे। An operator is called Hermitian operator if it
इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस, ये कंडीशन है भाई, फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, मिनिमम से मैक्सिमम मेरा मतलब है। यहाँ पे देखिए साई स्टार, साई आई स्टार, फिर ब्रैकेट में ए ऑपरेटर है, साई जे दूसरा फलन है, डी टाउ मीन्स साई जे पर ए को अप्लाई करना है और उसका रिजल्ट जो भी आए उसको साई आई जो दूसरा वेव फंक्शन है उसके उस पर लागू करना है, उसके संयुग्मी संकारक पर। उसकी जो वैल्यू है डी टाउ के ऊपर इंटीग्रेशन करने पर वो वही होनी चाहिए जो इस साई जे को बाहर ले आइए अब आप, और इस साई आई को ब्रैकेट में डाल दीजिए, इंटरचेंज करना है आई और जे को कुल मिला के ये, और साई आई के ऊपर ए को ऑपरेट किया गया है और जो भी रिजल्ट आए उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, मतलब जैसे मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ आई आए वहाँ आई स्टार लिख दिया जाता है। फिर इसको आप साई जे से मल्टीप्लाई भी कर देंगे डी टाउ के, डी टाउ मीन्स उस वॉल्यूम कंपोनेंट पर। सो दिस इज ऑल अबाउट हर्मिशियन ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स में सभी ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। तो अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पहला है, किसी भी निकाय के लिए एक तरंग फलन होता है जो निकाय को पूरी तरह परिभाषित करता हो। हाँ भाई, बहुत ही बेसिक है ये तो। फॉर एवरी सिस्टम देयर इज ए वेव फंक्शन विच कैन डिफाइन दैट सिस्टम कंप्लीटली। जैसे ऊर्जा के लिए, स्थिति के लिए, संवेग के लिए, सबके लिए अलग अलग ऑपरेटर होते हैं, सॉरी अलग अलग सभी सॉरी ऊर्जा, स्थिति, संवेग यदि आपको पता करने हैं सिस्टम के तो उसके लिए एक तरंग फलन आपको मिलेगा, हर सिस्टम में ये होगा। सेकेंड जो है, साई एक्स वाई व जेड निर्देशांकों का फलन होता है। साई इज ए फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड जो दिए गए परास में एक मानी होता है, विच इज़ ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन इन द गिवन रेंज, जैसा कि पहले बताया रखा था, सिंगल वैल्यू जिसका एक ही मान हो, तथा निश्चित भी होता है और सतत भी होता है। इट इज़ डेफिनेट एज वेल एज कंटिन्यूस। ये वही है जो आपको वेल बिहेव्ड फंक्शन बताया था। थर्ड, किसी भी ज्ञात करने योग्य भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी में उसके लिए एक संकारक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटम यांत्रिकी में किसी भी भौतिक राशि जैसे संवेग, ऊर्जा आदि को व्यक्त करने के लिए एक संकारक होगा। जैसे फॉर ईच फिजिकल क्वांटिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स वी हैव सम ऑपरेटर फॉर इट। फॉर एग्जांपल, एक्स दिशा में संवेग के लिए पी एक्स जिसे हम लिखते हैं, उसकी वैल्यू क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर इसका है h/2 पाई आई del x। फॉर मोमेंटम इन x डायरेक्शन दिस वाज द ऑपरेटर। x स्थिति को ज्ञात करने के लिए जो ऑपरेटर है वो x ही से लिखा जा सकता है। और इसी तरह से ऊर्जा का ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर को हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर h से लिखेंगे, जिसकी वैल्यू आपको बाद में बताई जाएगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिराइव भी किया जाएगा। जो चौथा ये पोस्टुलेट्स है, यदि किसी निकाय का साई एक सुव्यवहारित तरंग फलन है तथा h किसी भौतिक राशि का संकारक है, ये h नहीं सॉरी ए h क्योंकि पर्टिकुलर है ऊर्जा के लिए, ये ए ही लिखा गया है वैसे, तो इनमें निम्न समीकरण लागू होता है। ये इस तरह से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। ये इस तरह से भाई कि ए साई इज इक्वल टू ए साई। अब आप सोच रहे हो कि ये कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या है। कैपिटल ए तो आपका ये है ऑपरेटर है, साई तरंग फलन है, सुव्यवहारिक तरंग फलन। तो आपका जो ऑपरेटर है वो इस तरह से होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर जो लागू होता है कि वो वेव फंक्शन पर लागू होने के बाद उस वेव फंक्शन को यूं ही एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद रीजनरेट कर दे। यहाँ पे ए इज ए कांस्टेंट
मेरा मतलब ये था, जिसको हम आइगन मान भी बोलते हैं। यदि ये एच है तो यहाँ ई हो जाएगा, और यदि किसी और चीज़ का ऑपरेटर है तो उस भौतिक राशि का आइगन मान दे देगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जब हमने पहले बताया था आपको ऑपरेटर की परिभाषा में, डी बाई डी एक्स को ऑपरेटर हमने कहा था, और एक्स क्यूब को एफ एक्स तरंग फलन बोला था, और वो 3x² आ रहा था। 3x² में 3 तो कांस्टेंट है, लेकिन x² और एक्स क्यूब में तो फर्क है, वो रीजनरेट नहीं हुआ, तो इसलिए डी बाई डी एक्स जो है वो उसका ऑपरेटर नहीं होगा एक्स क्यूब का क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, या ये कि एक्स क्यूब इज नॉट आइगन फंक्शन ऑफ डी बाई डी एक्स। और लास्ट जो पॉइंट है, किसी भौतिक राशि का औसत मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। हाँ, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैन बी डिटरमिन्ड एज फॉलोज। ये इस तरह से है, जिसको यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है, ए इज इक्वल टू साई स्टार ए साई डी टाउ डिवाइडेड बाई साई स्टार डी टाउ। इनका इंटीग्रेशन लेना है। ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज आप जानते हैं कि बहुत सारे मेजरमेंट करते हैं तो एवरेज वैल्यू निकालनी होती है, तो इस तरह से होगा। यहाँ पे साई स्टार डी टाउ का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा यदि ये नॉर्मलाइज्ड है, अदरवाइज यदि नॉर्मलाइज नहीं है तभी ये डिनोमिनेटर का मीनिंग होता है, अदरवाइज नहीं होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज lecture. I hope you have understood as well as enjoyed it. We will continue it tomorrow. Till then, goodbye. Take care of yourself and your family. Thank you.